गुड इवनिंग ताशी डेले। बस हम स्टार्ट कर रहे हैं, बाकी लोगों के साथ अभी लिंक शेयर करते हैं। विल देन जस्ट स्टार्ट। हाँ जी, गुड इवनिंग एवरीवन। ताशी डेले, ठीक है। कैसे हैं आप लोग? आज कुछ कारणवश क्लास को हमें जल्दी शिफ्ट करना पड़ गया। अभी 7 PM पे हम क्लास ले रहे हैं आपका, ठीक है। करंट अफेयर्स अपना चलता आ रहा है अक्टूबर का। कितने, मेरे ख्याल से 42 कुछ क्वेश्चंस हो गए थे लास्ट क्लास तक। उसके आगे कुछ कंटिन्यू करेंगे। पहले देख लेते हैं पिछला कितना याद है, ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं। जैसे ये रहा क्वेश्चन नंबर 19, हिटलर एंड इंडिया, इसका ऑथर बताइए कौन है। ये किताब है हिटलर एंड इंडिया, इसका ऑथर बताना आपको। देखें कितनी चीज़ें याद हैं आपको। हाँ जी, करेक्ट आंसर इज वैभव पुरंदरे, ठीक है। करेक्ट आंसर आपका क्या है? वैभव पुरंदरे। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक हिटलर एंड इंडिया? इट इज वैभव पुरंदरे। चलिए एक क्वेश्चन और बताइए। ये सखरोव प्राइज किसको मिला है? यूरोपियन यूनियन का जो ह्यूमन राइट्स प्राइज है, सखरोव प्राइज, किसको मिला है? गुड इवनिंग उपांग जी। सखरोव प्राइज आपको किसको मिला है? हाँ जी, डी करेक्ट आंसर है, एलेक्सी नावाल्नी।
एक दो और बताइए। हाँ ये वाला बताइए, इस तरह के क्वेश्चंस आते रहते हैं न्यूज़ में। माउंट आसो वॉल्केनो, माउंट आसो वॉल्केनो कहाँ इरप्ट हुआ है? हाँ जी, बहुत बढ़िया। माउंट असो वॉल्केनो हमने पढ़ा था जापान में। उम्मीद है ये सारे आइलैंड्स भी आपको याद होंगे। हमने बताया था सबसे पहले ये वाला कौन सा है, होकाइडो है। ये वाला होन्शु है। फिर उसके नीचे क्या है, शिकोकू है। और सबसे नीचे आपका ये क्यूशु आइलैंड है, ठीक है। होकाइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशु, याद रहेंगे। होकाइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशु, ध्यान रखिएगा। सबसे ज्यादा एरिया किसका था, होकाइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशु, इसमें सबसे ज्यादा एरिया किसका है? गुड इवनिंग लुप्सान। होकाइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशु, सबसे ज्यादा एरिया किसका है? हाँ जी, बहुत बढ़िया, सबसे ज्यादा एरिया है आपका होन्शु का। चलिए चलिए फिर आज स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स भी अपने कनेक्ट हो गए हैं। तो लास्ट क्वेश्चन हमने ये देखा था, क्वेश्चन नंबर 42। मिस्टर फ्यूमियो किशिदाश नेक्स्ट पीएम बन गए कहाँ के? वो बन गए जापान के पीएम, ठीक है। उसके आगे की कहानी में स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 43। आपके यूनियन मिनिस्टर किरण रिजिजू जी हैं। उन्होंने पहली स्पोर्ट्स आर्बिट्रेशन सेंटर इनॉग्रेट करी है इंडिया में। तो वो किस स्टेट में इनॉग्रेट करी है? आर्बिट्रेशन सेंटर से होगा क्या, स्पोर्टिंग नेशन बनने में हमें हेल्प मिलेगी, यानी जो हमारा स्पोर्ट्स की इंडस्ट्री है और जो स्पोर्ट्स है हमारी कंट्री में वो इम्प्रूव होगा। तो स्पोर्ट्स आर्बिट्रेशन सेंटर कहाँ खोला गया है? अभी हम बात करेंगे आर्बिट्रेशन सेंटर होता क्या है, ठीक है। पहले तो आप इसका आंसर दीजिए। किरण रिजिजू जी हैं जो हमारे लॉ मिनिस्टर हैं, उन्होंने ओपन किया है स्पोर्ट्स आर्बिट्रेरी सेंटर, ठीक है। स्पोर्ट्स आर्बिट्रेरी सेंटर का जो करेक्ट आंसर है वो है गुजरात। ये आपको कहाँ मिलेगा? गुजरात में। तो स्पोर्ट्स आर्बिट्रेरी सेंटर, आर्बिट्रेशन सेंटर की बात करें तो सबसे पहले समझिए आर्बिट्रेशन सेंटर क्या होता है। जैसे दो पार्टीज के बीच में कुछ झगड़ा है, कुछ विवाद है, तो एक तो तरीका होता है आप डायरेक्ट कोर्ट जाओ, कोर्ट में फैसला करो। लेकिन कोर्ट जाने में होता क्या है, आपका टाइम बहुत चला जाएगा, प्लस कोर्ट का भी टाइम खर्च होगा। हो सकता है वो झगड़ा कोई और थर्ड पर्सन अगर इन्वॉल्व हो जाए तो वो सॉल्व करा दे लोकल लेवल पे, कोर्ट की जरूरत ही ना पड़े। तो इसी कंसेप्ट को यूज करते हुए हमने क्या बनाया, आर्बिट्रेशन सेंटर। आर्बिट्रेशन सेंटर एक प्राइवेट बॉडी होती है। इनका पर्पस होता है कि अगर दो पार्टीज के बीच में किसी तरह का डिस्प्यूट है, पार्टी वन पार्टी टू, तो इसको बिना कोर्ट ले जाए वहीं के वहीं सॉल्व करा दिया जाए बाय ए थर्ड पार्टी। होता है ना, जैसे गांव वगैरह में क्या होता है, मान लीजिए दो घरों में लड़ाई हो गई, तो एक कोई बहुत रेप्यूटेड पर्सन होगा, सोसाइटी मतलब गांव का कोई रेप्यूटेड पर्सन होगा, तो वो दोनों फैमिलीज किसके पास जाएंगे, या वो दोनों पर्सन उस रेप्यूटेड पर्सन के पास जाएंगे। अब वो दोनों के बीच में कोई कॉम्प्रोमाइज करवाएगा या फिर किसी तरह का आर्बिट्रेशन करवाएगा, ठीक है। तो ये बेसिक कंसेप्ट होता है आर्बिट्रेशन सेंटर का। अब स्पोर्ट्स आर्बिट्रेशन सेंटर बनाने की जरूरत इसलिए पड़ गई क्योंकि देखिए स्पोर्ट्स से रिलेटेड मान लीजिए कोई इशू आ जाता है, कोई डिस्प्यूट आ जाता है दो पार्टीज के बीच में, तो अगर आप जुडिशरी के पास जाएंगे तो वो टाइम बहुत लगेगा। दूसरा, आपका खुद देखिए आप देश की जुडिशरी का टाइम स्पोर्ट्स में बर्बाद कर रहे हैं, तो हो सकता है वो टाइम कोई इंपॉर्टेंट मुद्दे पे जुडिशरी लगा दे, है ना। तो यहाँ तो कोई छोटा मोटा डिस्प्यूट होगा, आप उसके लिए कोर्ट में क्यों टाइम बर्बाद करें। तो इसके लिए जरूरी है, अगर स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट हो तो एक हमने प्राइवेट बॉडी बना दी, उसका नाम दे दिया स्पोर्ट्स आर्बिट्रेशन सेंटर। इसको हम इतना सपोर्ट दे देंगे कि इसकी एक अलग क्रेडिबिलिटी बन जाए।
जब इसकी क्रेडिबिलिटी बन जाएगी तो कोई भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड इशू है इसी सेंटर में जाएगा। अब आर्बिट्रेशन सेंटर है तो स्पेसिफिकली ये किससे मुद्दों से डील करेगा, स्पोर्ट्स के मुद्दों से डील करेगा। तो इनके पास टेक्निकल एक्सपर्टीज भी अच्छी होगी स्पोर्ट्स से रिलेटेड, तो ये बेटर डिसीजन ले पाएंगे। तो जब आप जुडिशरी मतलब आसान करवा दो, जब दो पार्टीज के बीच में डिस्प्यूट्स को जितना तेजी से आप रिजॉल्व कर दोगे तो ऑब्वियसली आपकी कंट्री में स्पोर्टिंग उतनी ही तेज हो जाएगी, उतनी ही तेज काम चलेगा। जुडिशरी के फैसले जितने ज्यादा तेज होंगे उतनी तेज हमारी कंट्री रन करेगी, उतनी तेजी से चीजें इंप्रूव होंगी। तो स्पोर्ट्स आर्बिट्रेशन सेंटर का पर्पस यही है कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो भी मुद्दे हैं उनको जल्दी निपटाया जा सके। तो ये काम खोला गया है, ये खोला गया है गुजरात में, अहमदाबाद इन गुजरात। It will be promoted by Ahmedabad based ऐसी ट्रांस स्टेडिया प्राइवेट लिमिटेड। और जितनी भी लीगल बैकिंग है इसको कौन देगा, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। मतलब लीगल बैकिंग कह लीजिए या क्रेडिबिलिटी दे लीजिए, वो कहाँ से आएगी, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस से आएगी। तो आपको शायद शुरू में लग भी रहा हो कि स्पोर्ट्स वाली बात है। अब जो किरण सर हैं, वो किरण जी जो हैं वो अब स्पोर्ट्स मिनिस्टर तो रहे नहीं, तो ये स्पोर्ट्स आर्बिट्रेशन सेंटर क्यों खोल रहे हैं? तो मेन रीजन यही है कि वो मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस है, और यहाँ पर स्पोर्ट्स आर्बिट्रेशन सेंटर में किसकी जरूरत पड़ेगी, मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस की। इसीलिए किरण जी ने ये फैसला लिया है। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? आर्बिट्रेशन सेंटर का मतलब तो क्लियर हो रहा है ना, क्या होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 44 पे आ जाइए। 3 डे फेस्टिवल ऑफ डांस एंड म्यूजिक नाता संकीर्तन was held in which state of India? बताइए क्वेश्चन नंबर 44। ऑल क्लियर, बढ़िया है। द 3 डे फेस्टिवल ऑफ डांस एंड म्यूजिक, क्या नाम है, नाता संकीर्तन was held in which state of India? बताइए। आंसर दीजिए। द 3 डे फेस्टिवल ऑफ डांस एंड म्यूजिक नाता संकीर्तन was held in which state of India? त्रिपुरा, सिक्किम, मणिपुर, राजस्थान, बताइए। फेस्टिवल ऑफ डांस एंड म्यूजिक, हाँ जी करेक्ट आंसर इज भैया मणिपुर। ठीक है, ये जो डांस एंड म्यूजिक का जो क्या नाम है, नाता संकीर्तन, ये कहाँ होता है आपका, मणिपुर में होता है। तो मणिपुर ऑर्गेनाइजेस द यूनेस्को रिकॉग्नाइज, इसको यूनेस्को की रिकॉग्निशन मिल रखी है, ठीक है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि यूनेस्को की रिकॉग्निशन मिल चुकी है इस फेस्टिवल को। इम्फाल से इनॉग्रेट हुआ था, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से लोग आते हैं और वहां पर परफॉर्म करते हैं। इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट रिकॉग्नाइज हो चुकी है यूनेस्को के द्वारा इन 2013 फॉर इट्स यूनिकनेस। तो कभी हम लोग टेंजिबल और इनटेंजिबल यूनेस्को हेरिटेज साइट्स पे भी क्लास करेंगे, और ध्यान याद करने की कोशिश करेंगे व्हाट आर द इम्पोर्टेंट यूनेस्को हेरिटेज साइट्स इन इंडिया। ठीक है, किसी दिन इसकी भी क्लास अरेंज करेंगे। तो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट है, इन इसका टैग मिल रखा है 2013 में, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 45 पे आ जाइए। विच यूनियन मिनिस्ट्री हैज लॉन्च द नेशनल इंटीग्रेटेड डेटाबेस ऑफ हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री स्कीम? क्वेश्चन नंबर 45 बताइए। Which union ministry has launched the national integrated database of hospitality industry scheme? करेक्ट आंसर क्या होगा इसका?
आज थोंगम नहीं दिख रहे हैं, क्या बात है? अच्छा, पहली बात बता दूं, ये हॉस्पिटैलिटी मतलब उससे हॉस्पिटल से रिलेट मत करना आप इसे, ठीक है? हॉस्पिटैलिटी का मतलब होता है किसी को सर्व करना। जैसे आपके यहाँ कोई गेस्ट आते हैं तो आप उनको सर्व करते हैं, उनको रेस्पेक्ट देते हैं, तो आप क्या दे रहे हैं? उन्हें हॉस्पिटैलिटी दे रहे हैं। तो जैसे होटल्स होते हैं, तो वहां पर जो आपको सर्विस मिलती है वो हॉस्पिटैलिटी कहलाती है। वो लोग आपको प्यार मोहब्बत से बात करते हैं, है ना? मतलब ऐसा लगेगा कि मम्मी से भी ज्यादा प्यार मिल रहा है। जैसे कभी आप लोग कभी बारबेक्यू में जाइएगा, वहाँ ऐसे ही लगता है, मतलब इतने प्यार से वो लोग खाना खिलाते हैं, लगता है कि इतना प्यार से तो मम्मी भी नहीं खिलाती होंगी, जितने प्यार से वो लोग खाना खिलाते हैं कि सर पसंद आया कि नहीं आया। बिल्कुल। अरे सर ये आइटम नहीं पसंद आया तो हम इससे रिप्लेस कर देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं, मतलब बिल्कुल आगे पीछे रहते हैं। तो वो क्या है? उनकी हॉस्पिटैलिटी है। ठीक है, इसका आंसर दीजिए। हाँ जी। होटल्स वगैरह की बात हो रही है तो संभवतः आंसर टूरिज्म ही होना चाहिए। देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या है। हाँ जी, करेक्ट आंसर इज आपका मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। तो जो ओम बिरला जी हमारे स्पीकर हैं लोकसभा के, उन्होंने एक स्कीम लॉन्च करी थी, निधि 2.0। 2.0 में करेंगे क्या? जितने भी हमारे होटल्स हैं उन सब का एक डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, ये मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म स्कीम लाया था ताकि जितना भी टूरिज्म सेक्टर है उसको डिजिटलाइज कर दिया जाए। डिजिटलाइज कर दिया जाए, उसका एक डेटाबेस बना लिया जाए, ताकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट किया जा सके हॉस्पिटैलिटी के लिए और टूरिज्म सेक्टर को प्रमोट करने के लिए। तो उसी लिहाज से एक स्कीम लॉन्च की गई है, नेशनल इंटीग्रेटेड डेटाबेस ऑफ हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री स्कीम। जितने भी होटल्स वगैरह हैं, जितनी भी बड़ी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है, उनको एक डेटाबेस में लेके आ जाएंगे। तो जब सबकी डिटेल्स आ जाएंगी तो उनके लिए पॉलिसीज वगैरह बनाना ज्यादा आसान हो जाएगा। तो ये पर्पज है। तो करेक्ट आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 46। हु इज द विनर ऑफ द यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज? ठीक है, ये यूनाइटेड नेशन की बॉडी है, यूएनएचसीआर, यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज। इनका एक अवार्ड होता है, अवार्ड का नाम याद रखिएगा, अवार्ड का नाम है नैल्सन रेफ्यूजी अवार्ड। ठीक है, अवार्ड का नाम क्या है? नैल्सन रेफ्यूजी अवार्ड। ठीक है, तो इस अवार्ड का विनर कौन है ये बताना है फॉर 2021। बताइए जी। नैल्सन रेफ्यूजी अवार्ड किसको मिला है? ये अवार्ड कौन देता है? यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजी देता है। सॉलिडारिटी है, इंटरनेशनल काउंसिल है, सोसाइटी फॉर ह्यूमैनिटेरियन सॉलिडारिटी है, जिल अल्बेना है। तो भारी बहुमत के साथ करेक्ट आंसर बताया जा रहा है इंटरनेशनल काउंसिल फॉर वॉलेंटरी एजेंसीज। तो मेजोरिटी आज किसके साथ है? ऑप्शन बी के साथ है। और कोई है जो मेजोरिटी के अगेंस्ट जाना चाहता है? देखिए, हमेशा जरूरी नहीं है मेजोरिटी सही हो, तो एक बार चांस लेके देखिए। जैसे पेम साहब ने लिया है चांस, बेबॉय ने चांस लिया है, तो मेजोरिटी के विरुद्ध भी जाके देखिए कभी। चलिए, तो करेक्ट आंसर देखते हैं। वैसे इस बार मेजोरिटी गलत साबित होती है। करेक्ट आंसर इज जिल अल्बेना एसोसिएशन फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट, इनको ये अवार्ड मिलता है। इसमें तीन चीजें देखेंगे कि ये यूएन हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजी क्या है, नेल्सन रेफ्यूजी अवार्ड क्या है, और आपका ये ऑर्गेनाइजेशन क्या है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये यूनाइटेड नेशन ह्यूमन कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज है क्या। ये एक यूनाइटेड नेशन की बॉडी है, ये यूनाइटेड नेशंस की रेफ्यूजी एजेंसी है। तो दुनिया भर में जितने भी लोग एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं, रेफ्यूजी बनते हैं, तो उनको प्रोटेक्ट करना, उनको राइट्स दिलवाना, उनके लिए फ्यूचर बिल्ड करवाना, तो ये सारा काम यूनाइटेड नेशन की कौन सी बॉडी करती है? हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज। ये 1950 में क्रिएट हुई थी और इसने कई यूरोपियंस को हेल्प करी थी जो अपना घर खो चुके थे। 1950 से आप रिलेट कर सकते हैं, उस टाइम वर्ल्ड वॉर टू हुआ था। तो वर्ल्ड वॉर टू के बाद कई यूरोपियंस थे जो अपने घर से भटक गए थे। तो उनके घरों से भटकने के बाद उनको हेल्प करने के लिए इस बॉडी ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। तो हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड। ठीक है, हेडक्वार्टर याद रख पाएंगे?
जेनेवा स्विट्जरलैंड इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूएनएचसीआर, यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज। क्लियर है यहाँ तक? हाँ जी, यहाँ तक क्लियर है। यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज, हेडक्वार्टर है इसका जेनेवा स्विट्जरलैंड। ये इनका कुछ इस तरह से लोगो है। नेक्स्ट बात करते हैं ये अवार्ड की। तो जो नैल्सन रेफ्यूजी अवार्ड है, इसका पर्पस यही होता है, ऐसे लोग जो रेफ्यूजीज की हेल्प करते हैं, उनके लिए वर्क करते हैं, उनको अवार्ड देना। और अवार्ड का नाम क्या है? नैल्सन रेफ्यूजी अवार्ड। ये एक पर्सनैलिटी है, स्वीडिश पर्सनैलिटी, स्वीडन के एक पर्सन थे नैल्सन, उनके नाम पे अवार्ड दिया जाता है। उन्होंने भी अपनी लाइफ में रेफ्यूजीज को काफी हेल्प किया था, तो उन्हीं की याद में एक अवार्ड बना दिया गया, नैल्सन रेफ्यूजी अवार्ड। तो पर्पस क्या है? जो भी इंडिविजुअल ग्रुप्स है, ऑर्गेनाइजेशन है, जो they go beyond the call of duty to protect refugees as well as displaced and stateless people, इनके लिए वर्क करते हैं। देखिए, देशभक्ति सब में होती है, लेकिन आजकल क्या, पेट्रोटिज्म के नाम पर लोग सिर्फ अपने कंट्री तक लिमिट हो गए कि आप हमारी कंट्री के हो तो हेल्प करेंगे, कंट्री के हो नहीं हो तो नहीं हेल्प करेंगे। बट ऐसे भी कुछ लोग हैं जो यूनिवर्सलिज्म के कंसेप्ट में बिलीव करते हैं, जो कहते हैं इंसानियत भी कोई चीज होती है, रेफ्यूजीज के रिगार्डिंग भी हमारी कुछ जिम्मेदारियां हैं। आफ्टर ऑल हैं तो वो भी इंसान है ना, उनके पास भी ह्यूमन राइट्स होना चाहिए। तो इसीलिए एक सीरिया की ऑर्गेनाइजेशन है, सॉरी सीरिया कह रहा हूँ, यमन की एक ऑर्गेनाइजेशन है, जिल अल्बेना एसोसिएशन फॉर ह्यूमैनिटेरियन डेवलपमेंट, उसको ये अवार्ड मिलता है। तो यमन में जो लोग आपका माइग्रेट हुए हैं, रेफ्यूजी बन गए, उनको हेल्प करता है। यमन और सऊदी की अपनी आपस में लड़ाई चलती रहती है, अगर आपको थोड़ा ध्यान हो। ये अगर अपना प्यारा भारत है, तो इधर से आप थोड़ा बढ़ेंगे तो यहाँ पर क्या है, एक अरेबियन पेनिनसुला है, तो ये वाला पार्ट सऊदी अरेबिया का है, और इधर साइड एक कंट्री है यमन। ठीक है, तो यमन और सऊदी अरेबिया के बीच अभी काफी कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, तो उसमें यमन के काफी लोग डिस्प्लेस हो गए। तो उसी लिए आपका ये ऑर्गेनाइजेशन काम करती है, जिल अल्बेना एसोसिएशन फॉर ह्यूमैनिटेरियन डेवलपमेंट। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जहाद। ठीक है, तो जील अल्बेना नैल्सन रेफ्यूजी अवार्ड इनको मिला है। ये क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज वॉन द 2021 राइट टू लाइवलीहुड अवार्ड? 2021 का राइट लाइवलीहुड अवार्ड किसने जीता? क्वेश्चन नंबर 47, जल्दी से आंसर दीजिए। विच ऑर्गेनाइजेशन? स्माइल फाउंडेशन आंसर आ रहा है, बाकी लोग बताइए। Which organization has won the 2021 राइट लाइवलीहुड अवार्ड? करेक्ट आंसर बताइए सर। बहुत बढ़िया जी, करेक्ट आंसर इज लाइफ, लीगल इनिशिएटिव ऑफ फॉरेस्ट फॉर एनवायरनमेंट। ठीक है, किसको मिला है ये मिला है लाइफ। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका क्या है? लाइफ, याद रखिएगा। तो दिल्ली बेस्ड एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट, हैज बीन फेलिसिटेटेड विद द 2021 राइट टू लाइवलीहुड अवार्ड। देखिए, ये स्वीडन का अवार्ड है, और स्वीडन का नोबेल प्राइज का अल्टरनेटिव है, मतलब स्वीडन में इट इज लाइक ए नोबेल प्राइज। 1980 से अवार्ड स्टार्ट हो गया है बाय जर्मन स्वीडिश फिलेंथ्रोपिस्ट। फिलेंथ्रोपिस्ट कौन होते हैं? जो चैरिटी वगैरह बहुत करते हैं। जैकब वॉन ह्यूजकुल। ठीक है, नाम याद रखिएगा, बस ज्यादा नहीं इसमें याद रखना, लाइफ याद रखना, काम बन जाएगा। लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट। मतलब इनका पर्पस इतना ही है, क्योंकि क्या होता है,
जैसे आपका जंगलों वगैरह में बहुत सारी वल्नरेबल कम्युनिटीज रहती हैं, तो उनके राइट्स की कोई बात नहीं करता है। जहाँ भी जंगल छेड़े जाते हैं तो वल्नरेबल कम्युनिटीज को कहीं भी डिस्प्लेस कर दिया जाएगा। मान लीजिए जंगल अगर साफ कर रहे हैं तो उसमें रहने वाली कम्युनिटीज को प्रॉपर कंपनसेशन भी नहीं मिलेगा, उनको कहीं ना कहीं इग्नोर कर दिया जाता है। तो इस वजह से ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये इसी तरह की वल्नरेबल कम्युनिटीज के लिए फाइट करती है, ताकि उनके लाइवलीहुड को प्रोटेक्ट किया जा सके, और जो राइट है, राइट टू ए क्लीन एनवायरनमेंट, उसको प्रोटेक्ट किया जा सके। क्योंकि क्लीन एनवायरनमेंट जो है हमारा फंडामेंटल राइट है, ये भी आर्टिकल 21 में आता है। राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट ये भी एक तरीके से आर्टिकल 21 का पार्ट है। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। जुमके सूरज जी कोई दिक्कत नहीं, मेन चीज है एक बार आपने पढ़ लिया फिर आपसे बनना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस नए होंगे इसमें, और पर्पस यही है आपको ये क्वेश्चंस कराने का, ताकि एक वैरायटी कवर हो जाए जो आपके डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में आती है। पिछले भी कई एग्जाम्स में क्वेश्चंस आ जाते हैं डायरेक्ट यहीं से उठ के, तो अगर आपकी इनकी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो अवेयरनेस आपकी काफी बढ़ेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, विच यूनियन मिनिस्टर हैज लॉन्च द इंडिया एक्सपोर्ट्स 2021 पोर्टल ऑफ इंडिया। आज थोड़े से फैक्चुअल ज्यादा है क्वेश्चन, ठीक है। विच यूनियन मिनिस्टर हैज लॉन्च द इंडिया एक्सपोर्ट्स पोर्टल 2021 पोर्टल ऑफ इंडिया, बताइए। बाकी लोग भी आंसर दीजिए। आज आवाज हो सकता है थोड़ा सा स्लो लग रही हो, आज थोड़ा सा हेल्थ मेरा का डाउन है हल्का, ठीक है, तो हो सकता है आज आवाज उतनी बुलंद नहीं पहुंच रही हो जितनी पहुंचती है, ठीक है, तो उसके लिए वेरी सॉरी। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है, विच यूनियन मिनिस्टर हैज लॉन्च द इंडिया एक्सपोज 2021 पोर्टल। करेक्ट आंसर इज नारायण राणे। नारायण राणे कौन है? एमएसएमई मिनिस्टर है। एमएसएमई की फुल फॉर्म बताइए जल्दी से, एमएसएमई की फुल फॉर्म बताइए। हाँ जी, करेक्ट आंसर आपका नारायण राणे है, ऑप्शन ए, ये वाला। अब आपको क्या बताना है? एमएसएमई की फुल फॉर्म। बहुत बढ़िया, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, तो उसके मिनिस्टर है नारायण राणे। उन्होंने एमएसएमई बॉडी इंडिया एसएमई सब छोड़ो, ये मेन चीज क्या है, इंडिया एक्सपोर्ट्स, ये एक पोर्टल है, इंडिया एक्सपोर्ट्स पोर्टल है जो इन्होंने लॉन्च किया है। तो मेन पर्पस वही है, इंडिया के एक्सपोर्ट्स बढ़ाना, ठीक है, इंडिया के एक्सपोर्ट्स बढ़ाना। तो टारगेट यही है कि एमएसएमई क्या कर रही है, एमएसएमई एक ऐसी बॉडी होती है जो मान लीजिए आपका बहुत एमएनसी टाइप नहीं होती है, इनकी छोटी छोटी फैक्ट्रीज होती है और एक लेबर क्लास को ये बड़े लेवल पे एम्प्लॉयमेंट देते हैं। तो ये मेन पर्पज है एमएसएमई का। तो अगर एमएसएमई का एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो एमएसएमई प्रोडक्शन ज्यादा करेगी, प्रोडक्शन ज्यादा करेगी तो ज्यादा लेबर को नौकरी मिलेगी, तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, ठीक है, रोजगार मिलेगा लोगों को। तो यही पर्पज है एमएसएमई का, जैसे भी करके एक्सपोर्ट्स बढ़ाना। तो एक्सपोर्ट से रिलेटेड उनको नॉलेज प्रोवाइड करना और उनके एक्सपोर्ट्स के लिए जो भी पॉसिबल लीगल तरीके हों वो आजमाना। तो ये मेन टारगेट है इंडिया एक्सपोर्ट इस पोर्टल का, ठीक है। तो किसने लॉन्च किया? नारायण राणे ने लॉन्च किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 49, विच यूनियन मिनिस्ट्री हैज लॉन्च द अमृत ग्रैंड चैलेंज प्रोग्राम टाइटल जन केयर, बताइए। Which union ministry has launched the Amrit Grant Challenge program titled Jan Care? आंसर बताइए इसका। हाँ, एक्सपोर्ट से लगा के स्पोर्ट्स होगा, कोई दिक्कत नहीं।
क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर दीजिए। विच यूनियन मिनिस्ट्री हैज लॉन्च द अमृत ग्रैंड चैलेंज प्रोग्राम टाइटल जन केयर? हेल्थ मिनिस्ट्री, जन केयर। ये केयर हमेशा हेल्थ की नहीं होती है जी, है ना। करेक्ट आंसर देखते हैं। करेक्ट आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। देखिए जन केयर है क्या, ये अमृत से समझ जाना, ये अमृत महोत्सव की बात हो रही है, जो भी 75 ईयर्स पे ग्रैंड अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं उसी से रिलेटेड है ये। अब जन केयर की बात कर लेते हैं। तो लॉन्च तो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने किया है। तो है क्या, देखिए इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है। आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी के यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन्वॉल्व है ना। अर्थ साइंसेस की मंत्रालय इन्वॉल्व है। पीएमओ इन्वॉल्व है। पीएमओ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस पेंशंस, इसके जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है ये इन्वॉल्व हैं। आपका एटॉमिक एनर्जी और स्पेस के डॉक्टर जितेंद्र सिंह इन्वॉल्व हैं। इन्होंने अमित ग्रैंड चैलेंज प्रोग्राम लॉन्च किया है। तो पर्पस ये है कि 75 स्टार्टअप इनोवेशंस को ये आइडेंटिफाई करेंगे। किस किस फील्ड्स में, टेलीमेडिसिन में, डिजिटल में, हेल्थ में, एम हेल्थ में, विद बिग डेटा, एआई, ब्लॉकचेन एंड अदर टेक्नोलॉजी। तो डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में हेल्थ से रिलेटेड ये लोग क्या करेंगे, 75 स्टार्टअप इनोवेशंस को आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है। और पर्पस यही है कि इंडिया में अगर ये इनोवेशंस को बूस्ट मिलेगा तो हमारा मार्केट भी ग्रो होगा, प्लस हमारी रेपुटेशन भी बढ़ेगी। ठीक है, टेक्नोलॉजी में अगर हम इम्प्रूव करेंगे तो इट विल बी अ विन विन सिचुएशन फॉर इंडिया। तो इसी लिहाज से आपका ये जन केयर पोर्टल, तो जन केयर लॉन्च किया गया है। पर्पस यही है कि 75 स्टार्टअप इनोवेशन हमें आइडेंटिफाई करनी। The 75 best chosen startups will be an asset for India to lead the country in next 25 years during the celebration of centenary of India's independence। ठीक है। देखिए पर्पस सिंपल सा इतना ही है कि जो भी स्कीम होती है, अगर हम कंट्री में टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देंगे, स्टार्टअप्स को बढ़ावा देंगे, तो कहीं ना कहीं जीडीपी को हम बहुत बड़ा बूस्ट देंगे। क्योंकि अगर हम लोगों को नौकरी ढूंढने से बढ़िया स्टार्टअप करने की सलाह दें, तो आप खुद सोचो, एक स्टार्टअप कुछ नहीं तो 4 लोगों को तो नौकरी दे ही देगा, है ना। 4 एम्प्लॉय भी नहीं होंगे तो उसके आसपास के जो वर्कर वगैरह होंगे, कुछ तो वो किसी को ना किसी को तो सैलरी पे रखेगा ही ना। तो इंस्टेड ऑफ आप नौकरी खा रहे हैं, उसकी जगह आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं। तो स्टार्टअप को अगर आप ज्यादा बढ़ावा देंगे तो आप एम्प्लॉयमेंट को जनरेट कर रहे हैं। और इस टाइम का सबसे बड़ा चैलेंज ही हमारे पास यही है कि हमारे पास नौकरी नहीं है। और हमारी एक मेंटालिटी बन गई है कि हमें यही बचपन से सिखाया जाता है, पढ़ो लिखो नौकरी करो। कभी किसी ने ये नहीं कहा कि अपना काम करो, स्टार्टअप करो। बचपन से यही सिखा दिया जाता, पढ़ो लिखो नौकरी करो। तो वो चीज हमारे दिमाग में इतना भर जाती कि हम लोग कभी चैलेंज लेने की भी बात नहीं करते, कभी अपनी स्किल्स को नहीं पहचानते कि क्या हम कुछ नया कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो ये था आपका पूरा जन केयर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 50। Indian women team played their first ever pink ball test match against which of the following countries? पिंक बॉल टेस्ट ये विमेन टीम जो होती है क्रिकेट में वो प्ले करती हैं। तो हमारी जो टीम है पहला पिंक बॉल टेस्ट मैच किसके साथ करने वाली है? छोटा सा क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दे दीजिए। इंडियन विमेन टीम प्लेड देयर फर्स्ट एवर पिंक बॉल टेस्ट मैच अगेंस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान या वेस्ट इंडीज? अच्छा थोंगम जी, आपको अपडेट नहीं मिला क्या? मैंने तो सारे ग्रुप्स में अपडेट कर दिया था। आप ग्रुप में किसी में ऐड नहीं है क्या? मैंने सारे ग्रुप्स में अपडेट कर दिया था। चलिए बाकी क्वेश्चंस का आप एक बार रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा और यहाँ से कंटिन्यू करिए। बस आज ही के लिए हुआ है, कल से हम वापस से जो हमारा टाइम है उस पे आ जाएंगे। ठीक है। हाँ जी, ऑस्ट्रेलिया के साथ हम प्ले करने जा रहे हैं मैच। क्वींसलैंड ऑन ऑस्ट्रेलिया 30 सितंबर को।
ठीक है। अच्छा, हमारी टीम को लीड कौन कर रहा है, तो ये भी याद रखिएगा, जो इंडियन विमेन क्रिकेट टीम है उसकी जो कैप्टन है वो कौन है, मिथाली राज है। ठीक है, मिथाली राज का नाम याद रखिएगा, ये हमारी विमेन टीम को लीड कर रही हैं। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51। The maiden successful test flight of a new advanced version of the Akash missile was carried out by। अभी रिसेंटली आकाश मिसाइल का एक नया वर्जन निकाला गया, ये मेरे ख्याल से आसान क्वेश्चन होगा, आपने न्यूज में तो इसको जरूर सुना होगा। क्वेश्चन नंबर 51। The maiden successful test missile of a new advanced version of the Akash missile was carried out by। आकाश अटैक, आकाश प्राइम, आकाश माइन, आकाश डीलक्स, बताइए। करेक्ट आंसर ये एक्सपेक्टेड है, आकाश डीलक्स। मेजर कह रहे हैं आकाश डीलक्स। भैया करेक्ट आंसर इज आकाश प्राइम। ठीक है, करेक्ट आंसर इज आकाश प्राइम। तो आकाश का नया वर्जन है आकाश प्राइम। डेवलप किसने करा, देखिए इससे क्या है ना, एक क्वेश्चन नहीं बन सकता है, कई तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं। जैसे आकाश इज अ टाइप ऑफ मिसाइल, अभी हम इसके बारे में आराम से थोड़ा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, मेन मेन पॉइंट्स देखते जाइए और नोट करते जाइए। जैसे आकाश मिसाइल का एक नया वर्जन आया है आकाश प्राइम। या सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये सारी घटना शुरू कहाँ से हुई। देखिए मिसाइल की जितनी भी घटनाएं ये सब डेवलप होती है जब हिंदुस्तान ने लॉन्च करा इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम IGMDP। इट वाज कंसीव्ड बाय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। APJ अब्दुल कलाम को इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी कि आपको इंडिया को सेल्फ सफिशिएंट बना देना है इन मिसाइल टेक्नोलॉजी, इसीलिए उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। सेल्फ सफिशिएंट बना देना है इन मिसाइल टेक्नोलॉजी। तो इस लिहाज से APJ अब्दुल कलाम ने काफी वर्क किया और 5 तरीके की मिसाइल्स हमारे सामने देखने को मिलती हैं। 5 मिसाइल्स याद करने के लिए तरीका क्या है, पटना। ठीक है, 5 मिसाइल्स जो इस प्रोग्राम के अंदर डेवलप करी वो कौन कौन सी थी, पटना से याद रखेंगे, पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश। तो आकाश इज वन ऑफ देम। ठीक है, पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग, आकाश। अब इन मिसाइल्स का पर्पस क्या है, पृथ्वी क्या है, पृथ्वी की रेंज कैसी, शॉर्ट। ठीक है, अब आपको कोई भी मिसाइल देखनी है तो याद क्या रखना है कि इसका मतलब ये ऑपरेशन क्या है, मोड ऑफ ऑपरेशन, कि ये सरफेस से एयर में हमला करने के लिए है, या सरफेस से सरफेस में हमला करने के लिए है, या एयर से एयर में हमला करने के लिए है, या एयर से सरफेस में हमला करने के लिए। ठीक है, तो इसका मोड ऑफ ऑपरेशन क्या है ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा हर मिसाइल के रिगार्डिंग। जैसे पृथ्वी मिसाइल की बात करें, पृथ्वी अर्थ, अर्थ मतलब ये सरफेस की बात कर रहा है, तो ये तो जमीन पे रहने वाली मिसाइल है, तो ये कैसी मिसाइल हो गई, सरफेस टू सरफेस मिसाइल हो गई। अग्नि, ठीक है, अग्नि कैसी हो गई, अग्नि आपका, इसकी एक रेंज फिक्स नहीं है, ये डिफरेंट रेंजेस में काम कर सकती है, अग्नि 1 2 3 4 5। इसी तरह से त्रिशूल, त्रिशूल कैसा होता है, त्रिशूल ऐसा होता है आसमान की तरफ जाता दिखता है कि नहीं दिखता है, जैसे सरफेस पे त्रिशूल रखा होगा किधर पॉइंट कर रहा है, आसमान की तरफ। तो त्रिशूल कैसी है, सरफेस टू एयर मिसाइल है। ठीक है, पृथ्वी भी शॉर्ट रेंज है, त्रिशूल भी शॉर्ट रेंज है। नाग, नाग क्या होता है, नाग ऐसा होता है डसता है, डसता है, तो ये क्या है, एक एंटी टैंक मिसाइल है। इसी तरह से आकाश है, आकाश कैसी मिसाइल है, आकाश भी सरफेस टू एयर मिसाइल है, बट वो तो त्रिशूल भी है, बट त्रिशूल इज शॉर्ट रेंज, आकाश इज मीडियम रेंज। ठीक है, आकाश कैसी है, मीडियम रेंज। तो ये कुछ 5 तरीके की आपकी मिसाइल्स हैं। तो इसमें अगर हम आकाश की बात करें तो आकाश मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है। ठीक है, सैम मतलब सरफेस टू एयर मिसाइल। लॉन्च फ्रॉम मोबाइल प्लेटफॉर्म्स मतलब ऐसा नहीं है इसका एक प्लेटफॉर्म फिक्स है, आप इसको किसी ऐसे मतलब प्लेटफॉर्म पे भी लॉन्च कर सकते हैं जो मूव कर रहा हो, मूविंग प्लेटफॉर्म से भी आप इसको लॉन्च कर सकते हैं, जैसे कोई बैटल टैंक हुआ या कोई ट्रक हुआ,
तो वहां से भी इसको आप लॉन्च कर सकते हैं। डीआरडीओ ने इसको इस्टेब्लिश किया है अंडर वही इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। मल्टीपल टारगेट्स इंगेज कर सकता है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स हैं, यानी इसमें देखिए बहुत ज्यादा आपको ये नहीं ध्यान रखना है कि क्या क्या इसकी टेक्निकलिटीज हैं, टेक्निकलिटीज को ज्यादा पढ़ेंगे तो फंस जाएंगे। बस थोड़ी सी बेसिक जानकारी याद रखिए कि इसमें इंडिजीनियसली डेवलप्ड रेडार है ना। इसको ट्रैक करने के लिए जो रेडार है वो हिंदुस्तान का खुद का डेवलप्ड है। क्या नाम है? राजेंद्र। देखिए इसी तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं कि राजेंद्र किस मिसाइल से रिलेटेड है, इस तरह का क्वेश्चन बहुत आराम से बन सकता है। तो राजेंद्र याद रखेंगे किससे रिलेटेड है? आकाश से। राजेंद्र और आकाश आर फ्रेंड्स, ऐसे याद रखना होता है, ठीक है। चीपर एंड मोर एक्यूरेट है। तो आकाश मिसाइल का ही एक नया वर्जन निकल के आया है जिसको हम कह रहे हैं आकाश प्राइम। कहाँ से टेस्ट किया था? तो उड़ीसा में इनकी टेस्टिंग साइट है चांदीपुर, वहां से इसको टेस्ट किया था। तो इससे पहले आकाश न्यू जनरेशन और मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल भी ये डीआरडीओ लॉन्च कर चुका है, ठीक है। आकाश से अगर कंपेयर करें जो एग्जिस्टिंग आकाश सिस्टम है उसके अलावा इसमें क्या है? इंडिजीनियस एक्टिव रेडियो फ्रिक्वेंसी सीकर है। मतलब कुल मिला के आकाश प्राइम की आपने क्या करी? एक्यूरेसी बढ़ा दी, ठीक है। आपने आकाश प्राइम की एक्यूरेसी और बढ़ा दी। अब इसकी परफॉर्मेंस और ज्यादा रिलायबल हो गई, मतलब और ज्यादा हार्श कंडीशन में इसको आप यूज कर सकते हैं। जैसे लो टेम्परेचर में इसको यूज कर सकते हैं, हायर अल्टीट्यूड पे इसको यूज कर सकते हैं। तो कंपेयर टू आकाश एक इम्प्रूव्ड वर्जन है और उसका नाम क्या है? आकाश प्राइम। तो उम्मीद है इसकी चीजें आपको क्लियर होंगी जो जो हमने पॉइंट्स यहाँ पर डिस्कस करे, हाँ या ना? आशिक जी ये हम कंसल्ट कर लेंगे क्योंकि और भी हमारी क्लासेस चलती रहती हैं और भी बैचेस हैं। तो अगर बाकी लोगों की भी यही राय है तो बाकी लोग कमेंट में बता सकते हैं टाइम को लेकर, कि अगर यही टाइम रखना है तो यही रख लेंगे हम लोग। वो तो फिर डिपेंड करता है ना हमारे स्टूडेंट्स के फीडबैक पे। अगर आप लोग कहेंगे तो हम 7 बजे भी कर लेंगे, क्योंकि क्लासेस जो भी चलती है हम अपनी कन्वीनियंस से नहीं चलाते हैं, आपकी कन्वीनियंस से चलाते हैं। रजन एंड आकाश 8 फ्रेंड्स, हाँ। राजन और आकाश, बहुत बढ़िया। ऑलराइट। विंटर है और लेट नाइट 8:30 डिग्री प्लस सुबह जल्दी उठना पड़ता है। ठीक है जुंगे जी, हम इसकी बात करेंगे क्योंकि एक्चुअली 7 बजे मैथ्स का क्लास होता है यहाँ पर, ठीक है। अभी सीन ये चल रहा है इसीलिए 9 बजे क्लास करिए। और शाम में हम लोग इसलिए हमारी जितनी भी क्लासेस हैं, जैसे लबासना की जो भी क्लास चल रही हैं वो या तो अर्ली मॉर्निंग चल रही हैं या फिर इवनिंग में चल रही हैं। पर्पस साफ सीधा यही है कि भाई जो हमारे ऑफिस जाने वाले स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज जाने वाले स्टूडेंट्स हैं, वो उसको अटेंड कर पाए, इसलिए अर्ली मॉर्निंग और इवनिंग में हम क्लासेस चलाते हैं। दोपहर का टाइम खाली रहता है। अब दोपहर के टाइम अगर करंट अफेयर्स की क्लास चलाएंगे तो वही सीन आ जाएगा कि हमारे कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कहीं ना कहीं एनरोल्ड हैं, वो नहीं कर पाएंगे। और अरुणाचल में ये चीज़ ज़्यादा देखी गई है कि हमने देखा है कि वहाँ पर खाली नहीं है कोई, सब बिजी हैं, कोई ना कोई जॉब कर रहा है, किसी ना किसी चीज़ में एंगेज है। मतलब हमारे यूपी में ऐसा नहीं होता। हमारे यूपी में तो मतलब कभी भी क्लास लगा दो, दोपहर 2 बजे भी क्लास लगा दो तो भर के बच्चे आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ तो सब बेरोजगार है कोई काम ही नहीं है तो कुछ नहीं मिल रहा, चलो आओ क्लास ही कर लेते हैं। इवन टीचर जानबूझ के 2 बजे क्लास रख देते हैं, कह देते हैं ये नालायक हैं, 2 बजे खाना खा के सो जाते हैं तो इनका ये वाला टाइम यूटिलाइज करवा देते हैं। बट अरुणाचल का सीन अलग है, वहाँ पर लोग इंगेज्ड हैं अपने अपने काम में, तो इसीलिए हमें क्लासेस का शेड्यूल ध्यान रखना पड़ता है कि अर्ली मॉर्निंग हो या लेट इवनिंग हो। तो उसी चक्कर में फिर 9 PM शेड्यूल रख दिया करंट अफेयर्स का, ताकि 9 PM तक उम्मीद होती है कि सब लोग खा पी के अपना चुस्त तंदुरुस्त होके फ्री अवेलेबल होते हैं, तो आराम से क्लास डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, याही को आप अपना नंबर दे दीजिए या फिर आपके पास एक व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, 8076535685, ठीक है। 8076535685, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। ऑल राइट।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। चिन्नौर राइस ऑफ विच स्टेट हैज रिसीव्ड द जीआई टैग रिसेंटली? बताइए, चिन्नौर राइस ऑफ विच स्टेट हैज रिसीव्ड द जीआई टैग रिसेंटली? बताइए जी। चिन्नौर राइस हैं आपके एमपी के, मध्य प्रदेश के, ठीक है, बालाघाट रीजन है एमपी में, बालाघाट, ठीक है, वहां से आपका ये राइस निकलता है। जीआई टैग का मतलब क्या है, पहले तो देख लेते हैं। एमपी को टोटल जीआई टैग 12 मिल चुके हैं, लेटेस्ट जो अभी मिला है बालाघाट चिन्नौर राइस को मिला है, ठीक है। इनके अलावा और भी जो इसमें इंपॉर्टेंट डिटेल्स है वो हमने लिख रखी है। चिन्नौर इज एन एंडेमिक। एंडेमिक का मतलब होता है जब कोई चीज किसी एक लोकल एरिया तक लिमिटेड होती है। एंडेमिक का मतलब क्या होता है, जब कोई चीज एक लोकल एरिया तक लिमिटेड होती है। और वहीं पैंडेमिक का मतलब क्या होता है, जब कोई चीज एक ग्लोबल लेवल पर फैल जाए। जब बड़े लेवल पर कोई चीज फैल जाती है तो वो पैंडेमिक बन जाती है, और कोई लोकल लेवल पर अगर कोई चीज होती है तो वो होती है एंडेमिक। तो चिन्नौर राइस क्या है, एंडेमिक, मतलब एक किसी फिक्स लोकल एरिया में ये मिलते हैं। ट्रेडिशनल राइस है, बालाघाट डिस्ट्रिक्ट जो एमपी का है वहां पर हर साल इसको कल्टीवेट किया जाता है फॉर इट्स यूनिक टेस्ट, अरोमा एंड सॉफ्टनेस। मैरिज सेलिब्रेशंस में इसको यूज करते हैं, ठीक है, कई पॉपुलर डिशेस इससे बनाते हैं। थोड़ा सा मीठा टेस्ट होता है, ये सब थोड़ा सा आपको रिलेट करने के लिए मैं बता रहा हूँ, ये नहीं ये सब याद करना है, याद नहीं करना है। क्या होता है कि जीआई टैग अगर मैं जस्ट कह दूं चिन्नौर राइस मध्य प्रदेश, परेशान हो जाएंगे आप, याद करने में मुश्किल होगी, ठीक है। तो इसीलिए थोड़ा सा अगर हम चिन्नौर राइस के बारे में जान लें, थोड़ा सा पढ़ लें, तो एक कनेक्टिविटी बन जाती है हमारे अंदर, ठीक है। तो इसलिए आसान होता है, इसलिए मैं ये सब पढ़ा रहा हूँ। मेन चीज हमें क्या ध्यान रखना है, ये जीआई टैग क्या होता है। देखिए, जीआई टैग देने का पर्पज यही है, जैसे क्या होता है हर एक एरिया में कुछ स्पेशलिटी होती है। जैसे आप हमारे यूपी में आ जाएं, तो यूपी में हर एक शहर की अपनी एक स्पेशलिटी है, या हर कहीं भी लोकल एरिया में चले आए, जैसे आप अरुणाचल में चले आए, तो हर एक ट्राइब की अपनी एक स्पेशलिटी है, अपना एक कल्चर है, उनका अपना कुछ एक स्पेशल आर्ट है जो हर किसी के पास नहीं, या फिर वहां पर कोई एक स्पेशल क्रॉप होगी जो हर जगह नहीं उगाई जाती है। तो अगर आपको उसको प्रमोट करना है, पता चला जैसे मान लीजिए बनारस की साड़ियाँ, है ना, बनारस की साड़ियाँ फेमस है, तो वो कहाँ बन रही है, बनारस मतलब वाराणसी। अब कई बार क्या होता है, लोग आपने देखा होगा खास तौर से दिल्ली में तो ये बहुत होता है कि कोई भी साड़ी लेकर आ जाएंगे, उस पे दुकान पे लिख देंगे बनारस की मशहूर साड़ी। अब जनता तो पागल बन गई, बेवकूफ बन गई, क्यों? क्योंकि ये ओरिजिनल बनारस की साड़ी है ही नहीं, ये बनारस की है ही नहीं, ये कोई दुकानदार बस उसका नाम यूज कर रहा है। तो जीआई टैग इज जस्ट लाइक ए कॉपीराइट, कि फिर आप उसका नाम यूज नहीं कर सकते। जैसे चिन्नौर राइस अगर एक टैग मिल गया, तो अब मार्केट में कोई भी किसी भी राइस को चिन्नौर राइस कह के नहीं बेच सकता, ठीक है। और वो कहाँ बिक सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ उसी एरिया में बिक सकते हैं। तो अब उसके एरिया को, उस चीज को उस लोकल एरिया से प्रोटेक्ट करना है और उसको प्रमोट करना है, तो इसीलिए उस चीज को हम क्या देते हैं, टैग दे देते हैं, और उसको हम कह देते हैं ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। मतलब कोई भी चीज जब किसी एक स्पेसिफिक एरिया में फेमस हो जाती है, तो हम उसे क्या कह देते हैं, उसे दे देते हैं जीआई टैग। तो इस टैग की वैलिडिटी कितनी होती है, 10 साल की होती है। इट इज अ टैग यूज्ड ऑन प्रोडक्ट्स दैट हैव a specific geographical origin and possess qualities or reputation that are due to that origin, ठीक है। तो अभी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने एक लोगो लॉन्च किया है और नया टैग लाइन लॉन्च किया है जीआई टैग के लिए। इस पे कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं कि जीआई टैग पाने वाला पहला प्रोडक्ट कौन सा था, तो इट वाज दार्जिलिंग टी इन 2004। देखिए, फैक्चुअल क्वेश्चंस जीआई टैग से यही बन सकते हैं कि इनकी वैलिडिटी कितनी है। पहली चीज 10 ईयर्स है, पहला प्रोडक्ट कौन सा था, दार्जिलिंग टी था फॉर गेनिंग जीआई टैग। उसके अलावा इसके लिए कानून कौन सा है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999। इस कानून के तहत जीआई टैग दिया जाता है। और एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट भी हम फॉलो करते हैं फॉर जीआई टैग। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के हम मेंबर हैं, तो इसीलिए हम एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट भी फॉलो करते हैं, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स।
ठीक है, इसको प्यार से शॉर्ट में ट्रिप्स कहते हैं। तो ट्रिप्स एग्रीमेंट भी फॉलो करते हैं फॉर जीआई टैग। तो जीआई टैग से रिलेटेड ट्रिप्स भी है, आपका फर्स्ट जीआई टैग दार्जिलिंग टी भी है, वैलिडिटी 10 ईयर्स है। तो ये कुछ बेसिक जानकारी है रिगार्डिंग जीआई टैग, ये आपको ध्यान रखना है। कोई बात नहीं मीत जी, इसका आप रिकॉर्डिंग देख लीजिए, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी है रिगार्डिंग जीआई टैग, इस पे क्वेश्चन बन जाता है। क्लियर है जी? चलिए जी, फिर आज का सेशन हम यहीं रखते हैं, फिर बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है आज कई लोगों का थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया क्लास शिफ्ट करने की वजह से, ठीक है। तो आज ज़्यादा नहीं, बस 10 क्वेश्चंस करें, बाकी के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में उठाएंगे। तो आज क्लास को यहीं एंड करते हैं, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, कोई समस्या हो। देखिए मेन चीज़ यही है, मैं हमेशा से कहता हूँ, बार बार उसी चीज़ को रिपीट करूँगा, अगर आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आप अपने साथ सिंसियर हैं, ठीक है, तो पहली चीज़ तो आपको अपने आप से लॉयल होना पड़ेगा। लॉयल होने का मतलब है कि आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आप वाकई में टाइम वेस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले तो अपने अंदर ये क्लियरिटी लानी पड़ेगी। कई बार क्या होता है, हम घूमते फिरते रहते हैं और मन ही मन सोचते रहते हैं नहीं हम तो एग्जाम निकाल लेंगे। तो आपको अपने साथ सच्चा होना पड़ेगा, अपने आप से सच बोलना पड़ेगा कि हाँ मैंने तैयारी कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, या मैं कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ। अब तैयारी करने के लिए सबसे ज़रूरी है कंसिस्टेंसी। अगर आप रेगुलर क्लास करेंगे, रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे, रेगुलर रिवीजन करेंगे, ठीक है। मैं हमेशा कहता हूँ सीपीआर थ्योरी यूज होती है मेरी, तो मैं सीपीआर बोले तो कंसेप्ट, पहले कंसेप्ट समझो, फिर पी फॉर प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करो, फिर चीज का रिवीजन करो। ये 3 चीजें आपने इम्प्लाई कर दी, फिर आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो थैंक यू एवरीवन। हाँ जी, हेल्थ का ध्यान रखेंगे बिल्कुल। तो क्लास को यहीं एंड करते हैं, तो अपना ध्यान रखिए, बाकी कल मिलते हैं। अच्छा, जो लवासना बैच के हैं उनका 9 बजे मैथ्स का क्लास रिकॉर्डेड होगा, तो मैं अभी लेक्चर उनका अपलोड कर दूँ, ठीक है। लेक्चर उनको अभी थोड़ी देर में मिल जाएगा। तो थैंक यू एवरीवन, गुड बाय।